अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना सिविक्स का क्लास इंटरमीडिएट का कराची फेडरल पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 1 करने जा रहे हैं। और ये हमारा आज का जो सब्जेक्ट है, वो जो मज़मून है वो बिल्कुल नया है जो इंटरमीडिएट वालों के लिए। सिविक्स इल्म शहरियत जो है वो सोशल साइंसेस में आता है, और सोशल साइंसेस से मुराद ये है कि आप जितनी भी जो पढ़ाई करेंगे वो समाज के लिहाज से, और जितना माशरे में जो चीज़ें हो रही हैं और जिस तरह से हमें उन चीज़ों को बावकार लेकर आना है, हम उन चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। और उन डिस्कस करने में हमारे जो आज के टॉपिक्स होंगे वो सिविक्स का इंट्रोडक्शन होगा कि सिविक्स का तारुफ़ क्या है। फिर हम लोग कंटेंट्स ऑफ बुक देखेंगे कि कंटेंट्स ऑफ बुक का मतलब ये होता है कि जितने भी तज्ज़िया है और जितने भी हम लोग बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे किताब के हिसाब से, उसमें जितने चैप्टर्स होंगे हम उसके हिसाब से उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग को जो डिस्कशन करनी है, जो बहस मुबाहिसा करना है, वो बैकग्राउंड पे करना है, बैकग्राउंड ऑफ मुस्लिम्स पे। अब बैकग्राउंड ऑफ मुस्लिम्स का मतलब ये होता है कि जो बर सग़ीर के मुसलमान थे उससे पहले और उस वक्त मुसलमानों के कैसे हालात थे, हम उनको देखेंगे। और फिर हम मुस्लिम्स की जो री अवेकनिंग है, जो उनकी बेदारी थी, जिसको हम रीएनेसेंस बोलते हैं, वो वापस से हम लोग देखेंगे 19वीं सदी में, यानी कि 19वीं सेंचुरी में, कि वो कैसे हुई। ठीक है, आज के हमारे ये टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को समझने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा जो आपका पेपर आता है, क्योंकि बहुत मुख्तलिफ होता है, चाहे वो मैट्रिक का हो, चाहे वो कोई सी भी बोर्ड का हो, चाहे वो पाकिस्तान स्टडीज़ हो, ये इन चीज़ों से बिल्कुल हटकर है। सिविक्स एक बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है, और उस अलग सब्जेक्ट के हिसाब से आप इंटर को मैट्रिक के साथ नहीं जोड़ सकते। ठीक है, मैट्रिक का बिल्कुल एक अलग कॉन्सेप्ट है और इंटर का बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इंटर की बात की जाए तो इंटर का जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न होता है वो भी 3 ही सेक्शंस पर होता है, जिसमें सेक्शन ए है MCQs का। ठीक है, जिसमें से आपको 20 MCQs करने होते हैं और 20 मिनट होते हैं। अब ये वेरी करता है, होते एक ही हैं, एक ही तरीके से हैं, लेकिन कराची बोर्ड, फेडरल और पंजाब बोर्ड के बिल्कुल अलग अलग तरीके से लिए जाते हैं। अब इसी तरह अगर सेक्शन बी को देखा जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपके पास 10 ही आते हैं, चाहे वो कराची हो, फेडरल हो या पंजाब हो। हाँ, कभी कभार ये होता है कि 8 करने को बोल देते हैं, लेकिन उसमें वेरिएशंस आ जाती हैं, वो तब्दीली आ जाती है, वो आप एग्ज़ामिनर या एग्ज़ामिनेशन के दौरान आपको पता चलेगा। लेकिन 13 में से या 15 में से आपको 10 क्वेश्चन करने लाजमी होते हैं, और हर क्वेश्चन के आपके 5 मार्क्स होते हैं। अब सेक्शन सी जो होता है उसमें आपके पास 5 ही टोटल लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, डिटेल क्वेश्चंस यानी कि बयानात वाले, और उसमें से आपको 3 करने होते हैं, और हर सवाल का जो जवाब का आंसर के जो मार्क्स होते हैं वो आपके पास 8 होते हैं। ठीक है, अब आपका टोटल जो पेपर है 20 मिनट आपके सेक्शन ए के हैं, और 2 आवर्स 40 मिनट्स, 2 घंटे 40 मिनट जो हैं वो आपके सब्जेक्टिव के हैं। अब ये सब मिलाकर आपके पास जो टोटल घंटे बनते हैं, यानी कि आवर्स बनते हैं, वो 3 घंटे का पेपर है, और टोटल मार्क्स जो होते हैं वो आपके पास 100 होते हैं, यानी कि 100। अब 100 आउट ऑफ आपके पास लीस्ट, अब इस वक्त इस सेशन में 60 मार्क्स उठाना लाजमी है। पहले 50 पे पास कर दिया करते थे, 43 पे ही पास किया, 47 पे पास किया, लेकिन अब 60 पे होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ कम से कम B ग्रेड मांगती हैं। तो अब आपको इस पेपर के हिसाब से आपको 60 मार्क्स पासिंग मार्क्स देना लाजमी है। अब उसको हासिल करने के लिए आपके पास पेपर पैटर्न होता है। अच्छा, पेपर अटैम्प्टिंग पैटर्न में आपके पास जब भी आप कराची हो, पंजाब हो या फेडरल हो, सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग होती है। वो ये होती है कि पंजाब बोर्ड में आप कहीं से भी कोई भी सवाल कर सकते हैं, फेडरल बोर्ड में भी यही है, लेकिन कराची बोर्ड में ये होता है कि आपने जो सेक्शन बी चूज़ किया है उसी के आपने पहले पूरे 10 सवाल करने हैं, फिर जाके आप सेक्शन सी पे जाते हैं। या सेक्शन सी के अगर आपने पहले चूज़ किया है तो आपने 3 सवाल पूरे करने हैं पहले, और फिर जाना है जम करके किसके ऊपर, 10 सवालों पर, जब आप सेक्शन बी में जाएंगे मुख्तसर सवाल है शॉर्ट क्वेश्चंस पर। ठीक है, आप बीच में से कोई सवाल अटैम्प्ट नहीं कर सकते, जबकि फेडरल और पंजाब बोर्ड में आप कहीं से भी कोई भी सवाल अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये एक बात हो गई। फिर आपके पास अगर आंसर शीट में मार्जिन्स नहीं बनी हुई तो आपने मार्जिन्स देना लाजमी है। ब्लू मार्कर और ब्लैक मार्कर का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि ब्लू मार्कर आपको मेन हेडिंग और ब्लैक मार्कर सब हेडिंग के लिए आपको देनी पड़ती है। अच्छा, अगर आप फेडरल और पंजाब बोर्ड के हिसाब से, तो मैंने यहाँ पे ब्लैक और ब्लू बॉल पेन लिखा हुआ है। ठीक है, आपने इन्हीं पेन से काम करना है, जबकि कराची बोर्ड में इंक पेन इस्तेमाल होता है। तो प्लीज़ अच्छी तरह रखिएगा,
इंक पेन होगा ब्लैक और ब्लू वेरिएट करने के लिए। अगर आप ब्लैक से कोड्स लिखेंगे, डेट्स लिखेंगे, इंपॉर्टेंट नेम्स लिखेंगे तो ये एक अच्छा इंप्रेशन जाता है और इंप्रेशन से आपको मार्क्स मिलते हैं। और सबसे पहले आपकी जो क्राइटेरिया होता है वो आपका मार्क्स ही होते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ अच्छी तरह याद रखिएगा कि बॉल पेन और ब्लैक पेन जो होता है, यानी कि ब्लू और ब्लैक पेन, जो बॉल पेन के इस्तेमाल हो रहा है वो फेडरल और पंजाब बोर्ड में हो रहा है, और इंक पेन जो हो रहा है वो कराची बोर्ड में हो रहा है। अच्छा, जब भी मैंने आपको बता दिया है कि जब भी आपका कोई क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जब आपका जहाँ पे एंड होगा, आपने न्यू पेज पे जाना है कराची बोर्ड में, जबकि पंजाब और फेडरल बोर्ड में जहाँ आपका सवाल ख़त्म हुआ है उसी के नीचे से शुरू करना है, आपने नए पेज पे नहीं जाना है, ठीक है। इसको अच्छी तरह याद रखिएगा। फिर आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन देना तीनों बोर्ड्स में लाजमी है, चाहे वो कराची हो, फेडरल हो, पंजाब हो, वो सब में आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन देना लाजमी है। अगर आप नहीं देंगे तो आपके 3 मार्क्स, 8 में से 3 मार्क्स इन्हीं के होते हैं, यानी कि 1.5 मार्क्स, 1.5 मार्क्स इंट्रोडक्शन के होते हैं, 1.5 मार्क्स, 1.5 मार्क्स कंक्लूजन के होते हैं। तो प्लीज़ अच्छी तरह याद रखिएगा। और हम लोग जो अब जितना भी डिस्कशन करेंगे सिविक्स के हिसाब से इंटर बोर्ड में, तो हम लोग सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मद्देनज़र रखते हुए बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो आपके पास हर वक्त वो सवालात आते हैं उनको हमने डिस्कस करना है चैप्टर वाइज। लेकिन जो हर साल आ रहे हैं, जो आपके इम्पॉर्टेंट हैं, हम उसको लॉजिकली मंतक तरीके से समझकर हम उसको बयान करेंगे और उसी को आपने फिर आगे चल के किस में करना है, आंसर शीट्स में लिखना है, ठीक है। नोट्स और बुक्स आप जो भी इस्तेमाल करते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन आप ये लेक्चर्स ये अच्छी तरह समझ लेंगे, देख लेंगे तो आपको लिखने का अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो जाएंगे वो आएंगे कंटेंट्स ऑफ बुक्स के ऊपर। अच्छा, कंटेंट्स जो हैं आपके जो पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट है, पहला जो आपका चैप्टर आएगा वो ब्रीफ हिस्ट्री होगा पाकिस्तान मूवमेंट की। फिर आपका जो दूसरा आएगा वो आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यानी कि आइन साजी जो 1947 में हुई थी। फिर सोशल सर्विस इन पाकिस्तान, फिर सोशल ऑर्डर इन पाकिस्तान, फिर नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड। आपके पास ये 3 मेजर चैप्टर्स हैं। इन 3 मेजर चैप्टर्स के बाद ही आपने सबसे अहम 3 चैप्टर्स पे जाना है। पर कौन से हैं वो? सोशल ऑर्डर, नेशनल और पाकिस्तान द वर्ल्ड। ये 3 बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए 6 चैप्टर्स हैं और इन 6 चैप्टर्स की लेंथ बहुत ज़्यादा है। इसमें से MCQs भी आ सकते हैं, क्योंकि MCQs का किसी को पता नहीं होता, कौन से MCQs किस तरह से कहाँ से पूछ लिए जाएंगे ये किसी को अंदाज़ा नहीं होता बेटा, ठीक है। तो प्लस आपको ये 6 चैप्टर्स बहुत अच्छे तरीके से करने हैं और इसी में से हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जिनकी मंतक होगी, लॉजिकली हम उनको पहले चेक करेंगे। अब चलते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर। तो हमारा पहला टॉपिक जो आता है वो आता है बैकग्राउंड ऑफ मुस्लिम सबकॉन्टिनेंट। अच्छा, बरसगीर में मुसलमानों का पस मंज़र क्या रहा, कैसे उन्होंने अपनी मूवमेंट का आगाज़ किया और क्यों किया, रीज़न्स क्या थे, क्या वो मसले मसाइल या वो हालात थे जिसकी वजह से हमने अपना मुल्क हासिल किया। तो आपने अगर नोट कराओ, आपको पता भी चला होगा बहुत सारी बातों से और बहुत सारे लोगों से गुफ्तगू करके ये पता चल जाता है, बड़ों से भी बुज़ुर्गों से भी, कि हम लोग बीइंग एज अ पाकिस्तानी कौम हैं। अब ये कौम जो उस वक्त के हिसाब से एशियन सिविलाइजेशन है, तहज़ीब में अगर हम लोग चले जाएं तो 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया, लेकिन हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है, तसव्वुर है, वो 5000 साल पहले से ही मौजूद है तहज़ीब के हिसाब से। अगर आप देखें तो उसमें सबसे अहम 2 डिस्ट्रिक्ट्स हमें मिले थे, जिसमें हम लोग बोलते हैं मुंजोदाड़ो और हड़प्पा। अब ये वो सिविलाइजेशन जी थी जो इस मुकाम, इस एरिया, सब कॉन्टिनेंट बरसगीर में वाज़ेह थी। अब अल्लाह ताला ने इबरतनाक निशानियों में निशानियाँ ये रख दी थी और उस वक्त के माहौल के हिसाब से जितने भी लोग थे वो आइडियल्स, यानी कि वो बुतों को पूजते थे और सब कुछ था। तो ये एक ऐसा तसव्वुर था जो कभी दुनिया ने देखा नहीं था। और जब ये ज़मीन से उजागर हुआ इलाका तो फिर पता चला, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर गए थे, बहुत बड़ी तवील हिस्ट्री है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे गए थे, लेकिन उन्होंने जब खुदाई करना शुरू की तो इनको आसार मिलना शुरू हुए। जब आसार मिलना शुरू हुए तो उनको पता चला कि यहाँ पे कोई कौम बसती थी, और जब उसके ऊपर पूरी रिसर्च की गई तो यहाँ पर पूरा शहर निकला और उसका पूरा मॉडल आज सब मानते हैं कि कराची जैसा मॉडल है। तो अब ये एक ऐसा है, इसमें हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारी तहज़ीब कहाँ से चलती हुई आ रही है। हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत पुरानी है, तो वो उसका कॉन्सेप्ट अब तक चल के आ रहा है। और आपने अगर पाकिस्तान स्टडीज़ को थोड़ा पढ़ा होगा तो उसमें आपको हिस्ट्री के मुतालिक बहुत ज़्यादा बातें पता चली होंगी कल्चर चैप्टर में, ठीक है, जो हम इसमें भी डिस्कस करेंगे सिविक्स में भी, ठीक है। तो वो मैनी फैक्टर्स जो उस वक्त के हिसाब से थे, जो आइडियोलॉजिकल पाकिस्तान नज़रिया पाकिस्तान के ऊपर पूरा मुद्देनज़र रखते हुए आ रहे थे,
तो उसमें जो हालात है बड़े सग़ीर का वो सबको पता है 19वीं सदी में क्या हाल रहा है। हम 19वीं सदी से शुरू करेंगे, 19वीं सेंचुरी से शुरू करेंगे। हम देखेंगे कि मुसलमानों का जो पूरा बेशतर कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहा, तसव्वुर रहा बड़े सग़ीर में, वो क्या रहा। ठीक है, अगर देखा जाए तो उस वक्त के हिसाब से ब्रिटिश जब 1000 ईयर्स मुसलमानों ने हुकूमत की 18वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक, ये एक ऐसा मुकाम था कि जहाँ पर मुसलमानों का बहुत बड़ा राज था, क्योंकि 16वीं सदी में अंग्रेज़ जो थे वो हमारी इन्विटेशंस पर यहाँ पर आ गए थे। अब इन्विटेशन का मतलब ये होता है कि हमने उनको दावत दी। अब वो क्या करने आए थे, वो भी ट्रेडिंग करने आए थे, जैसे यहाँ पे मुसलमान शुरू में अरब ट्रेडर्स आए थे, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने वो हरकत की जो मुसलमानों ने नहीं की। उन्होंने यह किया, वहाँ पे आकर कब्ज़ा करना शुरू किया, ज़मीनें हड़पना शुरू की। ज़मीनें लोगों को बोलते हैं ना धोखे से, उनको बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना चीज़ें दे देना, मटेरियलिस्टिक दे देना, पैसे दे देना, इवन के सॉलिट्यूड से, आप लोग बड़े हो गए लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि औरतों को भी बेचा है। तो अब ये वो चीज़ें थी कि जहाँ पे मुसलमानों को उनकी जो ताकत थी वो अब श्रंक होना शुरू हुई। उनकी चीज़ों से, उनके जो बोलते हैं ना नीयत से, उनके अमालों से उनके साथ खेलना शुरू किया। और यहाँ पर जो रेबल्स और इन्वेडर्स थे उस वक्त के हिसाब से, जो मुग़ल्स थे, उनको तोड़ा। क्योंकि जाहिर सी बात है जो डकैत होंगे, एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि डकैत थे, ये थे, वो एक अलग चीज़ थी। लेकिन जो हम लोग कुंभों में बढ़ गए थे, जो यहाँ पर भी हम लोगों ने सूबों में हिसाब से इख्तियारात दे दिए थे, तो उसका उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। और ब्रिटिश रूलर्स जो उसूलन इन्वेडर्स बन गए थे वो कामयाब होते चले गए। ठीक है ना। अब वो यहाँ पे रूलिंग कर रहे हैं। अब वो रूलिंग किस तरह करने के, 19वीं सदी का जो हाफ हिस्सा है 1857 जब हम डिस्कस करेंगे, उस वक्त से पहले मुसलमान ढाका से पेशावर तक और मद्रास से कश्मीर तक पूरा होल्ड रखते थे। और आपने अगर नोट करो, मैंने यहाँ पे तस्वीरों में भी रखा हुआ है कि नवाबों का पूरा राज है, मुगलों का पूरा राज है। देख लो ना, दुरानी वगैरह, ये पूरी पट्टी मुसलमानों की। अब जाहिर सी बात है जहाँ पट्टी है वहाँ पर जाहिर सी बात है सबसे अहम दो चीज़ें आती हैं। एक तो पानी है, सबसे अहम पानी, हिमालय की पहाड़ियों में पानी आपको मिलता है, और दूसरा वहाँ का माहौल, एनवायरनमेंट बड़ा खुशगवार है। तो ये वो चीज़ के और मुतासर हुए ब्रिटिश। अब ब्रिटेन ने क्या करा कि इन्हीं इलाकों को पहले कब्ज़े में लिया। अब कब्ज़े में लिया तो जाहिर से मुसलमानों के अंदर एक चीज़ का फुकदान था। फुकदान का मतलब है कमी थी। वो क्या थी? एजुकेशन। अच्छा, सब बोलते हैं कि जितने मुगल्स थे वो सारे के सारे जाहिल थे। बेटा वो जाहिल नहीं थे, वो अनपढ़ थे। अगर जाहिल होते ना तो वो इतना कामयाब नहीं होते। ठीक है ना। तो ये भी एक है, ये किताबें सही बोलती हैं, इंटेलेक्चुअल्स, जर्नलिस्ट सब सही बोलते हैं, क्योंकि उस वक्त के हिसाब से पढ़े लिखे नहीं थे। तो वो जितने भी मुआहदे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं ब्रिटेन्स। ठीक है ना। वो अपनी कंडीशंस रख रहे हैं। अब मुसलमानों की जो अपनी कंडीशंस हैं वो अपनी रख नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादातर डूबे में, अय्याशियों में। तो ये एक ऐसा था कि हो रहा था उस वक्त सिलसिला, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। और यही वो रिज़ल्ट था कि जहाँ पे हमारा फॉल आया। अब फॉल किस तरह आया? जाहिर सी बात है, मुसलमानों ने, अब उन्होंने देखा कि हमारी कामयाबी का राज जो ख़त्म हो रहा है ब्रिटिश की तरफ, तो 1857 में बाकायदा हिंदुओं ने वर्गलाया किसको? मुसलमानों की। मुसलमान अथॉरिटी में थे, रूलिंग में थे। तो अब जो जितना भी रूलिंग में है, और वो भय किस लिए गए कि वो तालीम याफ्ता नहीं थे, उनको पता नहीं था कि ब्रिटेन्स कैसे हैं, किस तरह का उनका दिमाग चल रहा है, उनकी क्या सोच चल रही है। जब तक कि आप उनकी चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आपका दिमाग नहीं समझ पाएंगे वो क्या करना चाह रहे हैं बेटा। ठीक है ना। तो यहाँ पे बाकायदा पहली जंग हुई बड़े सग़ीर की, वो थी 1857 की वॉर, जिसको बोलते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जंग आज़ादी। अब जंग आज़ादी जब हुई, किससे आज़ादी? उसूलन किससे आज़ादी? ब्रिटेन से आज़ादी नहीं, उनके अहकामात, उनके ऑर्डर्स, उनकी रूलिंग, उनके एफ़र्ट्स, और प्लस जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे मुसलमानों के क्या राइट्स, उसके ऊपर जंग। जब उसके ऊपर जंग हो रही है तो वो फेल हुए। क्यों? क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस सारे किसके पास गए? ब्रिटेन के पास। क्योंकि उनका जदीद हथियार थे, जदीद टेक्नोलॉजी भी थी, स्ट्रेटजीज़ भी थी। मुसलमानों के उनके जितने भी जो उनके अपने लोग थे वो वैसे ही भाग चुके थे, उनको ख़रीद लिया था। बहुत सारी कंस्पिरेसीज़ भी हुई, साजिशें भी हुई। अब ये वो सारी चीज़ें मुसलमानों को लेड हुई, और सारा का सारा निसाब जो था वो हिंदुओं पे गया। क्योंकि हिंदू उस वक्त तक तो ग़ुलाम थे। वो बोलते थे हम तो ग़ुलाम हैं किसके? मुसलमानों के। अब वो ग़ुलाम नहीं थे, उसूलन मुसलमान हिंदुओं के बहुत करीब थे, तभी तो वो रूलिंग में थे। अब उन्होंने इस बात को चाल में चला, क्योंकि ब्रिटेन कब्ज़ा कर चुके थे, और उन्होंने सबसे पहला हिंदुओं के साथ मिलकर किसकी एजुकेशन, तालीम, एम्प्लॉयमेंट, वेल्थ, प्रोग्रेस सब रोक दिया। किसका? मुसलमानों का। क्यों? क्योंकि वो रूलिंग में तो वो चाहते तो अपने आप को कामयाब कर सकते थे, लेकिन वो तो अय्याशियों में डूब गए। अब यहाँ पे जवाल आया किसका? मुसलमानों का, मुग़लों का। उसूलन मुग़ल दौर यहाँ पे ख़त्म हुआ। वो इसलिए ख़त्म हुआ क्योंकि वो जब उनको एहसास हुआ कि उनको किन किन चीज़ों में बहका दिया गया है मुसलमानों को, फिर उनको एहसास हुआ कि हाँ, हमने गलत रास्ते पर भटक गए थे।
अब इसी रास्ते को ऊपर वापस से सही रास्ते पे आने के लिए रियंसेस हुआ। अब वो रीअवेकनिंग हुई, बेदारी हुई, किसके हुई? रिवल था। ये वो मायने हैं जो आपको थोड़े बहुत समझाना लाजमी है। यहाँ पे मानों का इतनी अहमियत नहीं है बेटा, लेकिन अब ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं इसके वजह से आपको मुझे समझाना पड़ रहा है। अब वो हाफ सदी जो गुजरी 1857 से लेके 1906 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक मुसलमानों का पूरा जवाल है। अब जवाल यहाँ तक है, फिर इसके बाद जब मिरेकल्स हुआ, एक हम आगे चल कर डिस्कस करेंगे, मौज़ात हुआ, एक मौज़ा हुआ, जिसकी वजह से मुसलमानों को एहसास हुआ कि हम लोग किस तरह अपने आपको डेवलपमेंट कर सकते हैं, पेशरफ्त कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। वो चीज़ें हमारे पास आई और तरक्की का एहसास बन गई। अब ये चीज़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें फिर हमारे पास आता है मुस्लिम रियंसेस आता है। अच्छा, मुसलमानों की जो तरक्की थी, दौर तरक्की, जो बेदारी का सबसे अहम अमल आता है वो अगर आपने नोट करा वो हाफ सेंचुरी में आता है। और ये मूवमेंट जो हुई थी, तहरीक जो शुरू हुई थी, ये असूलन सकाफ़ती थी और सियासी थी, ये कभी मजहबी नहीं थी। 1940 के बाद ये मजहबी हुई, लेकिन उससे पहले ये सिर्फ सकाफ़ती थी और सियासी थी बेटा। हम लोग उसको डिस्कस करेंगे क्योंकि उसमें हमारा सबसे मेन कॉन्सेप्ट जो था वो रिवाइवल जो था, जो बेदारी को वापस से लेकर आना था, तजद्दुद करना था। वो क्या था? तजदीद जो करनी थी, हमें ताक़ीद करनी थी मुसलमानों को। क्या थी? हमने उनको सिखाना था, तालीम देनी थी। तालीम का मतलब है नॉलेज, इल्म देना था। किसका? ब्रिटेन्स का और हिंदू दोनों का, कि उनके दिमाग कैसे चल रहे हैं। ठीक है, एक ये बात थी, क्योंकि हम लोग की जो बैठ रही थी वो क्या चीज़ बैठ रही थी? सकाफ़त भी बैठ रही थी और समाजी लिहाज से हम लोग पैसे ही पस्त में निकल गए थे। तो हम लोग उन चीज़ों को वापस से रिवाइव कर रहे थे। अब उन चीज़ों को रिवाइव करने के लिए मुसलमानों ने तालीम हासिल की। अब किसके बिहाफ पे की वो हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें सेवरल पोएट्स, शायरों ने, लेखकों ने, तालीमी याफ्ताओं ने, समाजी कारकुनों ने, लीडर्स ने, बाकायदा जर्नलिस्ट ने, सब ने बयान किया कि ये तहरीक क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट लगती थी और क्यों इसकी इम्पॉर्टेंस बढ़ी। क्योंकि हम लोग अगर बड़े सगीर में ये मूवमेंट, ये तहरीक आगाज़ नहीं करते तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या होते? ग़ुलाम। और ग़ुलामों की ज़िंदगी के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुसलमानों ने अपना ज़वाल ख़ुद लेकर आए। इसमें ना हिंदुओं का कोई कॉन्सेप्ट था ना ब्रिटिश का कॉन्सेप्ट था। उनको पता था कि उनको कामयाब होना है, तो हमें भी ये एहसास होना चाहिए था बीइंग एज अ मुस्लिम कि हम लोग अपने आप को भी कामयाब करें, ना कि उनके ऊपर हम लोग सारे इंसार हो जाएं, डिपेंडेंट हो जाएं। ठीक है ना? ऐसा नहीं होता बेटा। अगर हम लोगों को आगे बढ़ना था, हमने आपको आगे पेशरफ्त लेकर आना था, तरक्की करनी थी, तो हमें उनके साथ मिलकर उनकी चीज़ों को समझकर उन पर हावी होना था। अब ये वो चीज़ें तो हमें बाद में समझ में आई, लेकिन वो क्या ऐसे इवेंट्स आए, क्या ऐसे कारनामे आए जिनकी वजह से मुसलमान वापस से उजागर हुए, आगे बढ़ना शुरू हुए, वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी समझ में आ गई तब भी शेयर करें, कमेंट करें। इस लेक्चर को, इस चैनल को उन बच्चों, उन लोगों तक पहुँचाएँ जो ला इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।